अस्सलाम वालेकुम क्लास फर्स्ट ईयर फिज़िक्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डाइफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज बाय क्रिस्टल। स्टूडेंट, अभी हम कुछ देर के बाद ये चीज़ एक्सप्लेन करेंगे कि हम डाइफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज बाय क्रिस्टल ही क्यों कर रहे हैं। हम इसकी जगह कुछ और भी तो यूज़ कर सकते हैं या क्यों नहीं कर सकते, इसका जवाब हम कुछ देर तक हम आपको देंगे। अभी जस्ट स्टार्ट करते हैं डाइफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज से। डाइफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा कि डाइफ्रैक्शन बेसिकली क्या होता है कि जब कोई लाइट किसी ऑब्स्टेकल से टकराती है तो टकराने के बाद वो जो बेंड होती है उसको हम डाइफ्रैक्शन का नाम देते हैं। जैसे कि हमने देखा कि अगर हम कोई एक स्लिट लें, ठीक है, इस तरह से हमारे पास अगर कोई एक स्लिट है और यहाँ से हमारे पास जो लाइट की जो वेव्स हैं वो इन द फॉर्म ऑफ प्लेन वेव्स यहाँ से इंटर होती हैं। तो इंटर होने के बाद जब यहाँ से ये आउट होंगी तो इन द फॉर्म ऑफ डाइफ्रैक्शन की सूरत में ये यहाँ से अपने आप को इस तरह से डाइफ्रैक्ट करना स्टार्ट कर देंगी। तो जितनी हम स्लिट को छोटा रखेंगे, जितना स्लिट का जो गैप है उसको कम रखेंगे, उतनी ही डाइफ्रैक्शन ज़्यादा प्रोमिनेंट होगी, उतनी ही अच्छी डाइफ्रैक्शन की जो रेज हैं वो हमें नज़र आएंगी। लेकिन जितना स्लिट का डिस्टेंस बड़ा होगा उतनी हमें जो डाइफ्रैक्शन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कम नज़र आएंगी। अब अगर हम एक्स रेज लाइट यूज़ कर रहे हैं तो एक्स रे लाइट बेसिकली गैमा रेज जो सबसे एनर्जेटिक लाइट हैं उनके बाद दूसरे नंबर वाली लाइट्स हैं एक्स रेज, जिनकी एनर्जी ज़्यादा होती है लेकिन वेवलेंथ बहुत ही कम होती है। एक्स रेज आर द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हुज वेवलेंथ इज ऑर्डर ऑफ 10 टू रेज पावर -10 मीटर। मतलब कि इतनी स्मॉल वेवलेंथ की लाइट है। तो अब अगर इतनी स्मॉल वेवलेंथ की लाइट है तो हमें फिर उसको जब अगर उसकी डाइफ्रैक्शन हमने स्टडी करनी है तो उसके लिए हमें फिर कोई एक स्लिट ऐसी चाहिए कि जो 10 टू रेज पावर -10 मीटर की ही हो या इससे भी छोटी हो। तो इतनी कम स्लिट अगर देखी जाए तो हम उसको बना तो नहीं सकते, और ना ही स्टार्टिंग में इस चीज़ के ऊपर जोर दिया गया कि इतनी छोटी कोई स्लिट होगी कि हम एक्स रेज की डाइफ्रैक्शन को करवा सकें। तो स्टार्टिंग में तो इस फिनोमिना को एक तरह से छोड़ दिया गया कि एक्स रेज की हम डाइफ्रैक्शन नहीं करवा सकते। लेकिन दो साइंटिस्ट थे, W.H. ब्रैग और W.L. ब्रैग। इन दोनों साइंटिस्ट ने एक वर्क किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, और उसमें उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बोला कि अगर हम एक कोई क्रिस्टल लें, लाइक कोई मेटल क्रिस्टल। आपको पता है कि क्रिस्टल लैटिस के अंदर नंबर ऑफ एटम एक वेल नाउन पैटर्न के अंदर जुड़े हुए होते हैं। जब हम किसी क्रिस्टल लैटिस की बात करते हैं तो उसका मतलब यही होता है कि हम नंबर ऑफ एटम्स की जो बाइंडिंग हुई हुई है एक दूसरे के साथ वो एक वेल नाउन पैटर्न के अंदर हुई हुई है। जैसे कि ये हमने कोई एक मेटल का कोई पीस लिया, कोई क्रिस्टल का एक पीस लिया, उसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि ये एटम की एक फर्स्ट लेयर है, ठीक है, जिसमें ये आपको नंबर ऑफ एटम्स नज़र आ रहे हैं। फिर ये उसकी कोई सेकंड लेयर है, फिर ये उसकी थर्ड लेयर है, और देखें हर एक लेयर के साथ दूसरी लेयर में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं और इनके दरमियान ये कुछ स्पेस एरिया लाई कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो हमने उसको काफ़ी जूम करके दिखाया हुआ है, लेकिन अगर रियली देखा जाए तो ये स्पेस है जो ये बेसिकली 10 टू रेज पावर -10 मीटर की रेंज के अंदर लाई करती है। मीन के नंबर ऑफ एटम्स के दरमियान जो स्पेसिंग मौजूद होती है किसी क्रिस्टल के अंदर, उसको हम 10 टू रेज पावर -10 कंसिडर करते हैं। और एक्सरेज की वेवलेंथ भी तो इसी रीजन में है। हाँ, डाइफ्रैक्शन ज़रूर होगी लेकिन मोर प्रोमिनेंट नहीं होगी। मोर प्रोमिनेंट के लिए क्या होना चाहिए था कि ये 10 टू रेज पावर -12 या 13 के रीजन में अगर लाई करती ये स्पेस या ये स्लिट, तो फिर एक प्रोमिनेंट रिजल्ट हमें नज़र आता। लेकिन डाइफ्रैक्शन ज़रूर होगी। तो उसके लिए हम अभी मैं जो आप स्टार्टिंग में आपसे बात कर रहा था कि डाइफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज बाय क्रिस्टल, यानी कि क्रिस्टल को क्यों यूज़ कर रहे हैं। क्रिस्टल को इस वजह से यूज़ कर रहे हैं कि क्रिस्टल के अंदर जो स्लिट का जो एरिया होता है वो इस रीजन में लाई करता है जो कि सपोर्ट करता है किसको, एक्स रेज की वेवलेंथ को। द वेवलेंथ ऑफ द एक्स रेज is very small. So for the process of diffraction, we need a slit which lies in the order of 10 to raise power -10 meter or smaller than this wavelength slits. Such slit exist in crystal lattice space between atom packing. एटम की पैकिंग के दरमियान जो स्पेस होती है मौजूद, उसी को हम ये स्लिट कंसिडर करते हैं और यहाँ से एक्स रेज लाइट की डाइफ्रैक्शन होती है। तो बेसिकली होता क्या है कि अगर हम कोई एक्स रे लें, एक्सरे की यहाँ पे आपको दो लाइट रेज नज़र आ रही होंगी। वैसे तो बहुत ज़्यादा होती हैं लेकिन हम जस्ट उसको स्टडी करने के लिए एक ये लाइट की रे हमने ली। आप देख रहे हैं कि ये लाइट रे जब यहाँ पे किसी एक एटम के साथ या उसकी स्पेसिंग के साथ टकरा रही है तो टकराने के बाद यहाँ से डाइफ्रैक्ट कर रही है किसी
दूसरी डायरेक्शन के अंदर। इसी तरह एक दूसरी वेव भी आ रही है जो कि यहाँ पे किसी इस पॉइंट सी के ऊपर टकराने के बाद यहाँ से डाइफ्रैक्शन कर रही है। तो बेसिकली ये स्पेसिंग थी जिसके अंदर लाइट की जो वेव्स थी वो आके टकराने के बाद यहाँ से डाइफ्रैक्ट होगी। हम ये तो मानते हैं कि लाइट इस सरफेस पे टकराने के बाद डाइफ्रैक्ट तो हुई, जो एक्सरेज लाइट थी उसकी डाइफ्रैक्शन तो होगी, लेकिन क्या हमें डाइफ्रैक्शन के प्रोसेस में मैक्सिमा और मिनिमा मिलेंगे? हाँ जी, बिल्कुल मिलेंगे। जैसे हमने यंग डबल स्लिट के अंदर देखा था कि अगर कोई दो वेव्स का क्रस्ट आपस में सपोर्ट करे या ट्रफ आपस में सपोर्ट करे तो हमारे पास मैक्सिमा बनता है या ब्राइट फ्रिंजेस बनती हैं। इसी तरह अगर ट्रफ दोनों के सपोर्ट करें तब भी ब्राइट फ्रिंजेस बनती हैं, लेकिन अगर कोई क्रस्ट किसी ट्रफ को या ट्रफ किसी क्रस्ट को सपोर्ट करता है तो डार्क फ्रिंजेस बनती हैं। तो हमें अगर देखना है कि यहाँ पे इन दोनों वेव्स की वजह से ब्राइट फ्रिंज कब बनेगी या डार्क फ्रिंज कब बनेगी, तो हमें ये कुछ एक्स्ट्रा पाथ जो इसका ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये एक्स्ट्रा पाथ बेसिकली बनेगा कैसे कि अगर हम यहाँ पे एक ये जो लाइन आपको एक डॉटेड लाइन नजर आ रही होगी, इस डॉटेड लाइन को हमने ड्रॉ किया बिकॉज कि हम ये देख सकते हैं कि अब यहाँ से जो आगे इस पॉइंट से आगे जाने वाली जो डाइफ्रैक्ट होने वाली जो दोनों रेज हैं अब उनकी लेंथ सेम है। अब इस लेंथ के अंदर जो फालतू लेंथ या एडिशनल लेंथ ऐड हो रही है जिसकी वजह से कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव हमारे पास फ्रिंजेस बनेगी, उनको देखने के लिए आपके पास ये कुछ एरिया यहाँ पे बनेगा। इसी तरह हमने यहाँ पे भी एक डॉटेड लाइन लगा के आने वाली जो रेस थी इंसिडेंट उनको भी इक्वल कर दिया। अब ये आपको कुछ नजर आ रहा होगा बी ए बी बार इंटू सी, ये हमारे पास कुछ एडिशनल पाथ है जिसको हमने फाइंड आउट करना है, और इसको मैंने यहाँ पे आपके सामने ड्रा किया है कि ये आपके पास जो ए से लेके सी तक का जो डिस्टेंस था, ठीक है, उसको हमने यहाँ पे लिख लिया। फिर ए से बी तक डॉटेड लाइन लगा ली और फिर ये बी से सी तक हमारे पास एक डिस्टेंस आ रहा है। अब यहाँ पे देखें, दोबारा से हम एंगल देखें तो एंगल के सामने वाला वेक्टर होगा हमारे पास साइन थीटा, ठीक है, और ये साइड हमारे पास हाइपोटेन्यूज बनेगी, ठीक है, और ये साइड हमारे पास 90 का एंगल चुके बना रही है और ये बेस बन जाएगी। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है? बीसी के, बिकॉज के ये एंगल लिया था हमने बीसी, हमने उसको लिख लिया, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास डी के इक्वल आ जाएगा। तो बी सी इज इक्वल टू डी इंटू साइन थीटा। ये तो हमारे पास बी से लेके सी तक की जो एडिशनल वेवलेंथ थी वो साइन थीटा डी साइन थीटा के इक्वल आ गई। इसी तरह सी से बी बार तक की भी जो जो एडिशनल वेवलेंथ है वो भी डी साइन थीटा के इक्वल होगी। फिर जब इन दोनों वेवलेंथ्स को दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो टोटल एक्स्ट्रा वेवलेंथ या टोटल एक्स्ट्रा जो डिस्टेंस आ रहा है वो 2d साइन थीटा के इक्वल आ जाएगा। अब ये 2d साइन थीटा वो एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट था या वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस था कि जिसके ऐड होने की वजह से यहाँ पे हमारे पास कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगी। तो हमें पता है कि जब एक वेव के अंदर दूसरी वेव 1 लैम्डा वेवलेंथ के साथ या 0 लैम्डा वेवलेंथ के साथ या 2 3 4 अप टू सो ऑन जितने भी यानी कि 1 के मल्टीपल इंटेग्रल के साथ एक वेवलेंथ दूसरी के अंदर 1 लैम्डा फेज डिफरेंस से ऐड होगी तो तब हमारे पास उसकी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगी, अदरवाइज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगी। तो अगर हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं कि फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस 2d साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, और इस n को फिर हम क्या पुट करेंगे? n को यहाँ पे हम 0 1 2 3 अप टू सो ऑन जितने भी आपके पास आगे नंबर आएंगे उनको पुट करके हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इसकी इंटरफेरेंस को देख सकते हैं। तो इसके लिए हम बेसिकली जो फार्मूला लिख रहे हैं वो 2d साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। इसी को हम बेसिकली ब्रैग्स इक्वेशन या ब्रैग्स इक्वेशन का ही हम इसको नाम देते हैं। ब्रैग्स दोनों साइंटिस्ट थे जिनके एक्सपेरिमेंट की वजह से या जिनकी काविश की वजह से ये जो एक्स रेस की जो डाइफ्रैक्शन है वो हमें देखने को मिली। तो हमने फिर इस फार्मूले को नाम दे दिया 2d साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, जिसमें n आपको नंबर बताएगा कि 0 ऑर्डर डाइफ्रैक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा या मिनिमा आपके पास बनेंगे। तो n बेसिकली वो उस ऑर्डर को जस्ट शो करने के लिए यूज होगा, और लैम्डा वो वेवलेंथ है जिसकी वजह से आपकी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। लेकिन अगर आप इसको लैम्डा बाई 2 कर देते हैं तो फिर आपके पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगी। आई होप सो कि आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।